हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लस टू क्लास सेकंड चैप्टर राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसके जो शुरुआत के पॉइंट है, मतलब शुरुआत पूरा का पूरा पॉइंट वाइज होगा, आपने पॉइंट से लिखते हुए जाना है। सबसे पहले आता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे लोग रहते थे, उन्होंने क्या कर दिया, ऋग्वेद की रचना शुरू कर दी। ये मतलब ऋग्वेद की रचना लगभग 600 ईसी पूर्व की बात है। छठी शताब्दी ईसी पूर्व में जब ऋग्वेद की रचना आरंभ हुई तो उसके साथ ही क्या हुआ, जो भारत था वो महाजनपदों में विभाजित हो गया। महाजनपद मतलब जिले की, जैसे जैसे हम देखते हैं भारत का जैसे ऐसा मैप था, तो इसमें जो जैसे हमारे जिले होते हैं, जैसे राज्य होते हैं, वैसे ही ये महाजनपद में विभाजित हो गया था। उस समय जो महाजनपद थे वे 16 महाजनपद थे जो निम्नलिखित थे। जो सबसे पहले था अंग, फिर मगध, फिर काशी, कौशल, विज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, कंबोज, गांधार। उस समय ये 16 महाजनपद थे जो मतलब बहुत प्रसिद्ध थे, और जो इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वो था मगध। और हमारा आज का पूरा चैप्टर इसी के बारे में होने वाला है कि मगध साम्राज्य मतलब था कहाँ, किसने इसकी खोज की थी, कि किसकी वजह से, इसके शासक कौन थे जिसने इसका उत्थान किया, फिर उनका पतन कैसे हुआ, इसी बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं जब महाजनपद में विभाजित हो गया उसका कारण क्या था। जब भारत के 16 महाजनपद थे उसमें मगध साम्राज्य एक मतलब पहले ये केवल इतना था, बाद में मतलब ये जो है बहुत आगे आगे तक फैल गया था और पूरे भारत में मगध साम्राज्य का कब्जा था, या फिर मगध साम्राज्य फैल गया था। इतना विशाल मगध साम्राज्य वो तभी फैल सकता है जब इसका कोई शक्तिशाली राजा हो या फिर इसे कोई बढ़ा सके। तो जब हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था जिसने इसका उत्थान किया या फिर जिसने मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया वो था बिंबिसार। शुरुआत में मगध साम्राज्य इतना सा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया और पूरे भारत में फैल गया। अब पढ़ते हैं कि मगध मतलब जो बिंबिसार था उसने कैसे इस साम्राज्य का उत्थान किया। तो बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार मतलब 15 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठ गया था, तो इस वजह से इसको राजनीति का भी अच्छा ज्ञान था और इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सभी प्रकार का प्रयोग किया। मतलब इसने बुद्धि का उपयोग किया, बल का उपयोग किया, कूटनीति का उपयोग किया और शादी शुदी करके भी इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। इसकी जो है 4 शादियाँ थी, मतलब 4 इसने शादियाँ की थी और सारी की सारी शादियाँ इसने अपने साम्राज्य के विस्तार एवं उसके लिए की थी। और इसमें बड़ा दिमाग था। इसने जो पहली रानी की थी वो की थी कौशला देवी से। कौशला देवी कौशल नरेश की बहन थी। इसके कारण जब इसने फर्स्ट शादी की तो इसके कारण इसको काशी नामक शहर मिला, जिसके कारण इसकी जो बिंबिसार की या फिर जो मगध साम्राज्य की आय थी वो 1 लाख बढ़ गई थी। मतलब 1 लाख उस टाइम में बहुत होता है। इस समय भी देख लीजिए 1 लाख की वैल्यू कितनी है, उतनी उस समय मतलब एक काशी से इसका जो है साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था, या फिर बोल सकते हैं कि आय बहुत बढ़ गई थी, अमीर हो गया था। फिर सेकंड जो रानी थी वो थी चेलना। यह चेलना को बहुत मानता था, मतलब चेलना की थोड़ा मानता था बहुत, चेलना से थोड़ा इसका थोड़ा अलग अट्रैक्शन था। चेलना जो थी वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी और ये जैन धर्म की अनुयायी थी। और बिंबिसार ने भी इसके जो संपर्क में आके जैन धर्म को अपना लिया था। दूसरी उसके बाद तीसरी रानी थी केशमा। केशमा थी जो मद्रास राज्य के शासक की पुत्री थी, मतलब पंजाब से थी ये केशमा। इससे देख लीजिए पहले मगध कहाँ था, फिर उससे कौशला देवी से शादी करके काशी ले लिया, फिर यहाँ से पंजाब तक फैल गया। और चौथी रानी वासवी थी। इस तरह करके इसने अपने साम्राज्य को फैलाया या फिर बढ़ाया। देखिए जब शुरुआत में ये था तो मगध यहाँ पे था, इस समय यहाँ पे मगध था और यहाँ पे अंग था। अंग आपने सुना होगा, महाभारत में भी अंग था। और यहाँ पे वैशाली था और इधर काशी था। तो पहले इतना था, फिर इसने काशी मतलब काशी ले लिया तो ये इतना बढ़ गया। फिर इसने अंग को पराजित किया क्योंकि इसके जो पिता थे वो अंग को पराजित नहीं कर पाए थे, इसलिए इसने उनसे प्रतिशोध लेने के लिए अंग पे हमला किया और यहाँ तक फैल गया। फिर इसने एक बार क्या किया, वैशाली पर भी आक्रमण किया, मगर ये वैशाली को हरा नहीं पाया। इसके पीछे एक अलग ही कारण था।
फिर उसके बाद इसने बुद्धि का प्रयोग किया, मतलब ये जैसे शक्तिशाली तो था ही, साथ में दिमाग का प्रयोग भी करता था। तो एक बार क्या हो गया, जो मध्य प्रदेश के अवंती के राजा थे, अवंती उस वक्त यहाँ पे जैसे था अवंती, वो बीमार हो गए थे। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो मेरी जान बचाएगा उसको मैं अपना राज्य दे दूंगा। तो पहले इसने देखा कि कहीं शादी करने के लिए है। फिर इसको लगा कि शादी करके तो भाई घाटा ही है, क्योंकि चार चार संभाली नहीं जा रही है और इसमें बड़ा झोलमाल है। तो इसने क्या किया, जो अपने वैद्यों को भेजा यहाँ पे उसका इलाज करने के लिए। जो उस वैद्य ने था उसका इलाज किया और अवंती के राजा है जो वो खुश हो गए। उन्होंने क्या कर दिया, अपना ये जो अवंती था वो भी मगर इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इससे क्या हो गया कि इसका जो शासन था वो यहाँ तक फैल गया था, पंजाब तक तो था ही, पंजाब की इसकी एक और रानी भी तो थी। इस तरह करके धीरे धीरे इसका साम्राज्य बहुत बड़ा होता गया। मगर क्या बीच में क्या हो गया, उसी के बीच जो इसका पुत्र था अजात शत्रु, वो किसके था, चेलना से, मतलब जो इसकी पहली वाइफ सेकंड वाइफ थी चेलना, तो उसका पुत्र था। उसको ज़्यादा मानता था, तो ऑब्वियसली है कि उसी को ही राजा बनाना था। मगर क्या हो गया कि उसको जो है जल्दी थी शादी की नहीं, उसको जो उसका पुत्र था अजात शत्रु, वो सिंहासन पर बैठना चाहता था और बिंबिसार सिंहासन छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए क्या हो गया, अजात शत्रु ने उसकी हत्या कर दी। अजात शत्रु ने उसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। उसका पुत्र जो है 492 ईसी पूर्व में शासक गद्दी पे बैठा अपने पिता को मार के, इसीलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं। और 460 ईसी पूर्व तक इसने शासन किया। ये किसका पुत्र था, चेलना का पुत्र था। और फिर इसमें जब ये सिंहासन पे बैठा तो इसको पहले काशी के लिए प्रसेनजीत से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि प्रसेनजीत मानता था कि उसकी जो बहन और बिंबिसार का हत्यारा ये है, अजात शत्रु है। तो इसलिए उसने काशी को वापस ले लिया और 1 लाख रुपए देना मना बंद कर दिया। तो वहाँ से इसको 1 लाख रुपए मिलता था। तो इसने काशी पे आक्रमण कर दिया ताकि जो है 1 लाख रुपए इसे सालाना मिलता रहे। और इसमें क्या है कि जब एक बात और है, अजातशत्रु में जब ये सिंहासन पर बैठा तो उसी बीच, मतलब इसी के कार्यकाल में बौद्ध की प्रथम संगति हुई राजगीर में। बौद्ध की प्रथम संगति कब हुई थी, 483 में। किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अब आता है कि इसने वैशाली के जब ये जो इसकी सफलताएं थी, ये एक योग्य शासक था। जो इसकी सफलताएं थी वो थी वैशाली पर युद्ध। मतलब जो इसके पिताजी अजा बिंबिसार वैशाली को जीत नहीं पाए थे, और तो फिर इसके लिए इसने क्या किया, अपने सैनिकों या जासूसों को वहाँ भेजा वैशाली की क्या कारण है कि हम वैशाली को हरा नहीं पाते। तो उनसे पता चला कि जो उनके वैशाली में जो सैनिक होते थे लड़ने के लिए, तो अगले पंक्ति में होते थे वो बड़े बड़े आदमी होते थे, ताकतवर होते थे, फुर्तीले होते थे, लंबे लंबे होते थे, उनके हाथ में ढाल होती थी जिनको मार पाना मुश्किल था, मतलब बड़ी बड़ी ढाल। फिर बोलता है कि अगर तीर से मारे तो फिर वो उनके पास बड़े बड़े भाले क्या ढाल होती थी, अगर कोई आगे आता था तो उससे भाले से मार देते थे। जैसे बाहुबली में वो कटप्पा वो बनाता है, ऐसे बीच में कटप्पा होता है, फिर इधर से इधर ऐसे वो लेके ढाल लेके होते हैं, वैसा वैसा बनाते थे वो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर इसने उसी टाइम जो बाहुबली में दिखाया गया था, मतलब ये महाशिला कंठक और रथ मूसर, ये जो आपने बाहुबली में भी देखा होगा, ये जिसमें बड़े बड़े पत्थर रखते थे और फेंकते थे, और यहाँ से जो है आगे आता था उसकी गर्दन धाए धाए भल्लाल देव काट देता था। महाशिला कंठक और जो रथ मूसल है वो भी बिंबिसार ने बनाया था वैशाली को हराने के लिए, क्योंकि जो उनके किले थे, पता चला कि वहाँ पे उनके जो किले थे वो भी मजबूत थे, तो उनको तोड़ने के लिए भी इन्होंने महाशिला कंठक बनाया ताकि पत्थर मार के किला तोड़ दिया जा सके। और तो और इसकी खास बात ये थी कि ये बड़े बड़े पत्थर होते थे, जिसमें बाहुबली ने तो इसमें पट्टा बांधा था ना, कपड़ा बांधा था, मगर ये असलियत में पत्थर ही के लिए था। तो इसमें बड़े बड़े पत्थर बांधे गए, इसमें बड़े बड़े पत्थर रखे, छोड़े आगे, और ये रुड़क रुड़क के जाते थे और दुश्मनों को कुचल देते थे, और बड़े बड़े किले थे उसको भी ध्वस्त कर देते थे। और ये रथ मुसल तो भल्लाल देव के पास था ही, मतलब भल्लाल देव के पास जैसा आपने देखा था ये रथ मुसल, ये भी किसने बनाया था, अजात शत्रु ने बनाया था, ताकि आगे से जो आएगी उनकी गर्दन कट जाए ठास ठास। यहाँ पे शेर होते थे बने, ताकि इधर से कोई ना मार पाए, उधर से कोई ना मार पाए। उस समय की टेक्नोलॉजी भी देखिए आपने कितनी मतलब डेवलप थी।
अब बात आता है जब अजातशत्रु मरा ही नहीं, उद्यन था जो उद्यान, उसने क्या किया, अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। तो फिर बोले अजातशत्रु की क्यों मारा, तो बोले आपने दादू को क्यों मारा, सिंहासन के लिए। हमने भी आपको किसके लिए मारा, सिंहासन के लिए। मतलब अजातशत्रु ने भी अपने पिता की तरह अपने पिता को मार के सिंहासन पर बैठ गया। इसने क्या किया, पहले जो बिंबिसार ने था, बिंबिसार ने राजगाह को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि वो जो है पेड़ पौधों या जंगलों से ढका हुआ था, इसलिए राजगाह को राजधानी बनाया था। मगर इसने क्या किया, राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। बाकी ये ज़्यादा कुशल शासक तो नहीं था, और ज़्यादा कुशल ना हो। इसके बाद जो दो ही शासक, जो हरियंक वंश, ये जो सारे के सारे राजा थे, वो अजातशत्रु और बिंबिसार, ये हरियंक वंश से संबंधित थे, हरियंक वंश से संबंधित थे। तो जो बाकी दो राजा इसमें शक्तिशाली थे, जो थे अजातशत्रु और बिंबिसार। बाकी जो शासक थे वे सारे निकम्मे थे, इसलिए ये अपना जो है ये अपना वो अस्तित्व गवा बैठे और राजगद्दी से हाथ धो बैठे थे। जब उदयन राजा बना तो उसके बाद ये बार बार अपने पुत्र को पूछता रहता था कि शादी तो नहीं करनी या फिर सिंहासन तो नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इसने अपने पापा को और दादू को जैसे जैसे मारा, तो इसने अपने पुत्र को बार बार, मुंडा को पूछता रहता था कि राजगद्दी तो नहीं चाहिए, राजगद्दी तो नहीं चाहिए। फिर इसने इसको राजा बना दिया, इसने मुंडा ने मारा नहीं, अब फिर इसने इसको राजा बना दिया। फिर मुंडा भी कुछ टाइम तक सिंहासन पर बैठा, मगर ये भी कुछ ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं निकला। फिर उसके बाद नागदशक बना शासक, और नागदशक जो है बहुत ही निकम्मा निकला। मुंडा, नागदशक, ये निकम्मे निकले, और इनके जो अंतिम शासक था वो मुंडा के पुत्र थे। मतलब ये जो नागदशक थे वो अंतिम शासक निकले। इसके बाद एक नया राजवंश या फिर कि कोई और ही शासक बना, मतलब किसी और ही वंश का शासन निकला क्या, किसी और वंश ने शासन कर लिया। और यहाँ पर नागदशक के बाद इस वंश का समाप्त हो गया। फिर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, जब हरियंक वंश का समापन हुआ, मतलब हरियंक वंश को शिशुनाग ने हत्या कर दिया। शिशुनाग था हरियंक वंश के अंतिम शासक, नागदशक का पुत्र था। मतलब इसने नागदशक पुत्र नहीं, नागदशक का सेनापति था। जैसे अगर राजा निकम्मा हो तो ऑब्वियसली है कि जो सेना का अधिपति होता है, जिसके पास सेना होती है, वही राजा बन जाता है। जैसे पाकिस्तान की हालत देख लीजिए आप। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर कोई मतलब अगर शासन या फिर लोकतंत्र ठीक से चलता नहीं है तो लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पे सैनिक खुद शासन कर देते हैं और वहाँ पे सैनिकों का राज होता है। वैसे क्या किया, शिशुनाग जो सेनापति था, ये कुशल था, युद्ध को अच्छी तरह से लड़ता था, और नागदशक निकम्मा था, तो इसने क्या कर दिया, इसको मार दिया और खुद सिंहासन पे बैठ गया और नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम शिशुनाग राजवंश निकला। और जो शिशुनाग राजवंश में थे कुल मिला के 6 ही राजा थे, जिन्होंने 413 से 335 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, लगभग 68 वर्षों तक शासन किया। फिर जब नागदशक वंश, जब इसका भी पतन हो गया, उसके बाद आया नंदवंश। नंदवंश का मतलब संस्थापक था वो महापद्मनम था। माना जाता है कि ये जो है निम्न जाति से था, मतलब निम्न जाति के वर्ग से संबंधित था। इसके जो राजवंश में थे उन्होंने लगभग 340 से 322 ईस्वी पूर्व तक 13 वर्षों तक शासन किया, ऐसा माना जाता है। इसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश का उत्थान हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक को मार के मगध पर अपना शासन किया और एक मौर्य वंश का जो है झंडा फहराया या फिर मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद मौर्य वंश में भी अनेक ऐसे राजा आए जिन्होंने मगध के उत्थान में अपना योगदान दिया और मगध साम्राज्य का उत्थान किया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो आएगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो हमारी होने वाली है मौर्य वंश के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।